तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में, और उसका नाम है वैद्युत रसायन। उस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है और इसमें कैसे पढ़ना है। और कैसे पढ़ने में हमने सबसे पहले बात करी थी कि चालक क्या होते हैं। तो चालक के बारे में बताया कि ऐसे पदार्थ जिनमें करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। और करंट आने के दो कारण होते हैं चालक के अंदर, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट आता है और एक आयनों की वजह से आता है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट आने के बाद कि प्रतिरोध क्या होते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। और हमने इसके बाद बात करी थी कि जब जल की बात करते हैं, जब हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे थे तो एक अलग कहानी थी, अलग प्रतिरोध का फैक्टर था। लेकिन जैसे ही हम आयनों की बात करते हैं यानी कि जल की बात करते हैं तो जल में बहुत कम आयन होते हैं, और जल में अगर बहुत कम आयन होते हैं तो इसकी वजह से उसमें जल में करंट बहुत कम आता है। लेकिन जैसे ही जल में कोई पदार्थ डालते हैं जिसकी वजह से उसमें करंट आने लगता है तो ऐसे पदार्थ को हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहने लग जाते हैं, और उस चालकता को हम आयनिक चालकता के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो चालकता आई है वो आयनों के कारण आई है। इसलिए इस आयन चालकता को क्या कहते हैं, आयनिक चालकता या वैद्युत अपघटनी चालकता। अब हम वैद्युत अपघट्य के बारे में बात कर रहे थे कि वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं। और अगर हमने कहा कि कितने प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल, तो आज के लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से कि हम बात कर रहे हैं वैद्युत अपघट्य की। किसकी बात कर रहे हैं, वैद्युत अपघट्य की। और वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से वैद्युत अपघट्य हैं, एक तो प्रबल वैद्युत अपघट्य है और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। एक तो प्रबल वैद्युत अपघट्य है और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाए। कौन से वैद्युत अपघट्य को प्रबल कहते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाए, जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाए। और जो पूर्ण रूप से आयनों में ना टूटे, पूर्ण रूप से आयनों में ना टूटे, आयनों में ना टूटे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल रूप से टूटने का क्या मतलब है, 100% आयनों में टूट जाए, और दुर्बल रूप से टूटने का क्या मतलब है, 100% से कम टूटे। इनका क्या मतलब है, इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जरा ध्यान से कि अगर हमने पानी के अंदर अगर HCl डाला, क्या डाला, HCl, और आप जानते हैं कि HCl एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। इसका क्या मतलब है प्रबल होने का, अगर इसमें हमने 100 HCl डाले और ये घुल गया HCl, तो ये जो 100 HCl है वो 100 H+ में टूट जाएंगे और 100 Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। ये इसका मतलब है। 100% टूटने का मतलब है कि जितने भी वैद्युत अपघट्य हमने लिए वो सब के सब आयनों में टूट गए, यानी कि उनकी वियोजन की मात्रा जो अल्फा है वो 1 हो गई, यानी कि 100% टूट गया। तो 100% का मतलब 100/100, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि वे वैद्युत अपघट्य जिनमें वियोजन की मात्रा 1 होती है उसी को प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसकी जगह पर कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य HA ले लें, और ये 100 HA हमने ली और इसको पानी में डाला हमने, और जिसको पानी में डालते ही क्या हुआ कि ये जो 100 थे, अगर मान लीजिए पूरे तो टूटेंगे नहीं क्योंकि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ये मान लो 30% टूटे, 100% नहीं टूटते हैं। तो इस 30% का क्या मतलब है कि 100 में से 30 HA टूट रहे हैं। 30 HA टूटने का मतलब 30 H+ और 30 A- बन जाएंगे, बचेंगे कितने, 70 HA। इसका मतलब ये एक वैद्युत अपघट्य, कैसा वैद्युत अपघट्य है, जो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूट रहा है। इस वैद्युत अपघट्य को क्या कहेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसके लिए अल्फा की वैल्यू 30/100 हो जाएगी, यानी कि ये 0.3 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 से कम आएगी, वियोजन की मात्रा 1 से कम होती है। ऐसे वैद्युत अपघट्य को हम कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो विलायक की मात्रा है वो सफिशियंट नहीं है इसको कंप्लीटली तोड़ने में। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें पानी की मात्रा बढ़ाएंगे। तो जल की मात्रा बढ़ाई, थोड़ी सी बढ़ाई हमने, तो ये 30 से हो सकता है 40% हो जाए, और बढ़ाएंगे तो ये 50% हो सकता है, और बढ़ाएंगे तो ये 60% हो सकता है।
ऐसे ही जैसे जैसे हम पानी बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर, वैसे वैसे इसके वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। तो हमने कहा कि ऐसे वैद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं आसानी से, उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो पूर्ण रूप से आसानी आयनों में नहीं टूटते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है चैप्टर की। उस टॉपिक का नाम है मोलर चालकता। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि मोलर चालकता क्या होती है। आज आप इसको समझेंगे और इसको समझने के बाद जो अगला नियम है इसका, वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि मोलर चालकता है क्या। तो मोलर चालकता क्या है? अगर आपके पास में कोई विलयन है, इसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी में आपने कोई 1 मोल पदार्थ डाल दिया। कितना मोल पदार्थ डाल दिया? 1 मोल। अब इसका आयतन कितना भी रहा हो, अगर इस विलयन में 1 मोल पदार्थ डाल दिया जाए तो उस विलयन के 1 मोल पदार्थ के चालकता मोलर चालकता कहलाती है। उस 1 मोल पदार्थ की चालकता को क्या कहते हैं हम? मोलर चालकता। अब इस 1 मोल पदार्थ की चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता। इससे पहले हमने एक विशिष्ट चालकत्व नाम से एक परिभाषा पढ़ी थी। तो विशिष्ट चालकत्व के बारे में हमने कहा था कि यदि किसी भी विलयन का आयतन एकांक हो, यानी कि 1 ml हो या 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसकी चालकता को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि इसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं तो हम कह देंगे कि 1 ml विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। 1 ml विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब हमने इसके बारे में बात करी कि मोलर चालकता क्या है, कि अगर 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है किसी विलयन में, तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, 2 तरह के लैम्डा है, एक बड़ा लैम्डा है और एक छोटा लैम्डा है। इसके अपॉन में m लगा दें, इसको यहाँ पे m लगा दें, तो इसको क्या कह रहे हैं हम? मोलर चालकता। लैम्डा m से प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर कहीं पे लैम्डा m KCl लिखा है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? KCl की मोलर चालकता। अगर हमने लिखा लैम्डा m NaCl तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? NaCl की मोलर चालकता। और हमने यहाँ पे लिखा लैम्डा m शाहरुख खान, क्या लिख दिया? शाहरुख खान। तो ये क्या हो जाएगा? शाहरुख खान की मोलर चालकता। तो आप ये समझिए कि इनके क्या मतलब है। अगर ऐसा कहीं शब्द आ जाए लिखा हुआ तो क्या आप इसको समझ पा रहे हैं कि लैम्डा m KCl का मतलब क्या हो गया? KCl की मोलर चालकता। लैम्डा m NaCl का मतलब क्या हो गया? NaCl की मोलर चालकता। शाहरुख खान लिख दिया तो शाहरुख खान की मोलर चालकता। आप अपना नाम लिख देंगे तो आपकी मोलर चालकता। तो मोलर चालकता आप समझ पा रहे हैं कि लैम्डा m से प्रदर्शित कर रहे हैं और यहाँ ब्रैकेट में जिसकी भी मोलर चालकता की बात कर रहे हैं उसको हम लिख देते हैं। क्या ये लिखना आपको समझ में आया? किताब में अगर ऐसे शब्द कहीं पे लिखे हुए होंगे तो इनके मतलब आप समझ जाएंगे। हाँ, आपको किताब में ऐसा कुछ और देखा होगा आपने, इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है। और ऐसा भी दिखा देखा होगा आपने, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या है। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि अगर किसी भी विलयन में 1 मोल पदार्थ घुला है तो उसकी चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। अब ये समझिए कि अगर आपके पास में 1 मोल पदार्थ और इसकी मोलरता आपको पता है m, तो क्या आप इसका आयतन निकाल सकते हैं? क्या आप इस विलयन का आयतन निकाल सकते हैं? तो इसके लिए आपने मोलरता का फॉर्मूला पढ़ा है। आप जानते हैं मोलरता इक्वल टू क्या होता है? विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। क्या होता है फॉर्मूला इसका? विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन भी किसमें? लीटर में। अगर इसको आप ml में बदलना चाहें तो आप करते हैं कि विलेय की मोल कितना है? 1 गुणा 1000 कर देते हैं और इसको वॉल्यूम इन ml कर देते हैं। तो इसका अगर आयतन आपको निकालना है तो कैसे निकाल रहे हैं? तो मोलरता कितनी है? m। विलेय के मोल कितने हैं? 1000 का गुणा कर दिया उसको ml में बदलने के लिए। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ml अगर आप निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? 1000 अपॉन m ml। तो हमने कहा कि 1000 बटे m ml किसका आयतन है? जब किसी भी विलयन में 1 मोल पदार्थ घुला होता है तो इसका आयतन क्या कहलाता है? 1000 बटे m ml। क्या कहना चाह रहे हैं हम कि अगर किसी विलयन में 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है तो इसकी चालकता को ही तो मोलर चालकता कहते हैं। अगर इस 1 मोल पदार्थ की जगह पे हम ये कहने लग जाएं कि 1000 बटे m ml विलयन की चालकता, देखिए जरा, अगर 1 मोल पदार्थ घुला है तो उसकी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। उसका आयतन कितना होता है? इसी परिभाषा को आयतन के शब्दों में लिखें तो हम कह देते हैं 1000 बटे m ml विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं।
1000/m विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। समझ में आ रहा है? मोलर चालकता क्या होती है? 1000/m विलयन की चालकता। अब आप जानते हैं कि 1 ml विलयन की चालकता क्या होती है? कप्पा। तो 1000/m विलयन की चालकता क्या होगी? देखिए जरा, आप जानते हैं कि 1 ml विलयन की चालकता कप्पा है, तो ये क्या होगी? 1000/m विलयन की चालकता कितनी होगी? जो कि मोलर चालकता कहलाएगी। तो देखिए जरा कितनी होगी। आप जानते हैं कि 1 रुपए की अगर 4 टॉफी आती है कहीं पे, तो 2 रुपए की कितनी आएंगी? तो आप आसानी से बता सकते हैं कितनी आएंगी? 8। तो 4 गुणा 2 कर दिया ना आपने। सेम इसी तरीके से अगर 1 ml की चालकता के है, तो इतने ml की चालकता निकालने के लिए इसमें हम गुणा कर देंगे 1000/m। इसी चालकता को हम क्या कहते हैं? मोलर चालकता। और इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? लैम्डा m से। लैम्डा m बराबर कप्पा × 1000/m। इट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। और ये हमने फॉर्मूला आपको रटवाया नहीं है, हमने आपको परिभाषा से समझाया है कि मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होगा? कप्पा × 1000/m। इसकी 2 परिभाषा आपको हमने सिखाई है। क्या सिखाई है? कि यदि किसी विलयन में 1 मोल पदार्थ घुला हो तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। और अगर उसी 1 मोल पदार्थ का आयतन निकाला जाए तो 1 मोल पदार्थ का आयतन हो जाता है 1000/मोलरता ml विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया, लैम्डा m बराबर कप्पा × 1000/m। इसके बाद आगे के टॉपिक हम समझने वाले हैं। एक शब्द है तनुता। एक शब्द क्या है? तनुता। तनुता का मतलब है डाइल्यूशन करना, मतलब पानी मिलाना किसी भी विलयन में। तो तनुता का प्रबल वैद्युत अपघट्य पर क्या असर पड़ेगा? अभी हम जो प्रबल वैद्युत अपघट्य पर असर देख रहे थे, प्रबल वैद्युत अपघट्य, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि तनुता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा तनुता का। तो देखिए जरा क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे अगर हमने पानी लिया और पानी में हमने HCl डाला। प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में आप एक विशेष बात जानते हैं कि पूर्ण रूप से आयनों में टूटे हुए हैं। क्या है? पूर्ण रूप से आयनों में टूटे हुए हैं। अब आप इसमें तनुता कितनी भी बढ़ा दो, इसमें कितना भी पानी बढ़ा दो, क्या आयनों की मात्रा बढ़ेगी? क्या आयनों की संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनों में टूटे हुए हैं। तो इसमें आयनों की संख्या नहीं बढ़ सकती। केवल क्या बढ़ेगा? आयनों की गति बढ़ेगी। केवल क्या बढ़ेगा? आयनों की गति बढ़ेगी। केवल क्या बढ़ेगा? इसमें आयनों की गति बढ़ेगी। यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है, केवल आयनों की गति बढ़ती है। अगर इसी बात को दूसरे टर्मों में तनुता का दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर असर देखें, तनुता का दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर प्रभाव देखें, तो क्या प्रभाव होगा? तो उसको देखें जरा। अब इसी प्रकार से हमने कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य HA ले रखा है पानी के अंदर, और इसके वियोजन की मात्रा अभी 30% है, यानी कि इसमें 30% आयन टूट रहे हैं। जैसे ही हम इसमें तनुता बढ़ाएंगे तो क्या इसमें आयनों की मात्रा बढ़ेगी? जी हाँ। तो यही कारण है कि जैसे इसमें अगर तनुता बढ़ाई तो इसके वियोजन की मात्रा कितनी हो गई? 40% हो गई। इसका मतलब इसमें आयनों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें क्या बढ़ जाता है? आयनों की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, आयनों की गति क्यों बढ़ रही है? पिछले में जरा देखिए, लास्ट में आयनों की गति क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसको पहले पानी कम था तो कम जगह में आयन घूम रहे थे, और जैसे ही पानी ज्यादा हो जाएगा तो उसके आयन को जगह ज्यादा मिल जाएगी, जिससे वो ज्यादा घूमने लगेंगे, और कह रहे हैं कि आयनों की गति बढ़ जाती है। दूसरा हमने बात करी है कि जैसे ही प्रबल वैद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ा रहे हैं तो आयनों की संख्या बढ़ रही है। यही ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम था कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इसका मतलब तनुता को बढ़ाएंगे तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा पहले कितनी थी? 30%, अब कितनी हो गई है? 40%। इसका मतलब तनुता बढ़ाने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट अगर हमने बात करें इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आयनों की संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब इसमें आयतन बढ़ रहा है क्योंकि जगह बढ़ जा रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर आयनों की गति भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ 2 फैक्टर बढ़ रहे हैं, यहाँ आयनों की गति भी बढ़ रही है और आयनों की संख्या भी बढ़ रही है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बात करी, क्या ध्यान से देखेंगे क्या क्या बात करी है हमने,
तो हमने देखा कि वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। तो हमने कहा ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं उन्हें हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। सॉरी, जो पदार्थ जल में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। अगर ये पूर्ण रूप से आयनों में टूट गए तो इन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्ट, और अगर पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटे तो इन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इसके बाद हमने आगे बात करी कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट का क्या मतलब है कि अगर हमने 100 HCl लिए तो 100 के 100 पूरे के पूरे पानी में टूट गए। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का मतलब है अगर 100 लिए उसमें से 30 पर टूट सकते हैं, 40% टूट सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि लायक की मात्रा कितनी ज्यादा है। तो जैसे जैसे लायक की मात्रा बढ़ती जाएगी इसमें मात्रा जाएगी। इसके बाद हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझा बहुत बड़ा, उसका नाम है मोलर चालक कार्य में हमने कहा विलयन के में अगर एक मोल पदार्थ खुला है तो एक मोल पदार्थ के विलयन चालक को मोलर चालकता कहते हैं। लैम्डा करते हैं, लैम्डा KCl की मोलर चालकता, इनका मतलब समझेंगे इनफाइनाइट और मतलब आगे समझेंगे, इनका हमने लिखने का मतलब समझा। और साथ में हमने यहाँ बताया था कि विशिष्ट चालक को हमने क्या किसी विलयन आयतन एकांक को यानी कि एक विलयन की चालकता को चालकता का नाम दिया था। तो अगर हमने कहा था कि अगर एक मोल पदार्थ घोलेंगे तो एक मोल पदार्थ घोलने का मतलब है कि उस विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 1000/mml। अगर एक विलयन की चालकता इतने विलयन की चालकता क्या कहलाएगी और कितनी होगी वो लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000/m। इसके बाद हमने देखा कि तरलता का प्रबल वैद्युत अपघट्ट और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पे क्या पड़ेगा। तो हमने देखा कि तरलता बढ़ाने पर प्रबल वैद्युत अपघट्ट में आयनों की गति बढ़ती है और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में आयनों की गति भी बढ़ती है और आयनों की संख्या भी बढ़ती है। तो आगे की क्लासों में हम बात करेंगे कोलराउस का नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उस नियम के लिए बेसिक बातें हमने सीख चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कोलराउस के नियम की बात करेंगे जो कि बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इंतजार करिए नेक्स्ट पार्ट का। थैंक यू।